हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नए कंटेंट के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास को, और इतिहास में भी हम लोगों ने अध्याय शुरू किया है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस अध्याय के परिचय वाले सेक्शन में आप लोगों ने जाना कि किस तरह से हमारी जो दुनिया है वह एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ती गई। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, वो लोगों का आपसी संपर्क बढ़ा। हमने पढ़ा मालदीव की जो कौड़ी थी, जो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, अरब व्यापारी उस कौड़ी के माध्यम से चीन और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ते थे। फिर हमने देखा कि हमारे दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे राजवंश हुए हैं, चोल, चेर, पांड्य। विशेषकर चोलों के समय हम देखते हैं कि समुद्री व्यापार बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। ये सारी चीजें देखी और मैंने आपको चर्चा के दौरान बताया था कि भूमंडलीकरण अलग अलग स्टेप्स में हुआ है, या इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा हुआ है। पहले भूमंडलीकरण की अगर हम बात करें तो वह आधुनिक युग के पहले हो चुका था। आधुनिक युग के पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो वो पूरी चीजें होती हैं अमेरिका की खोज के पहले। अमेरिका की खोज के बाद जो भूमंडलीकरण है वह आधुनिक युग का भूमंडलीकरण है, जबकि अमेरिका की खोज के पहले का जो भूमंडलीकरण है वह है आधुनिक युग के पूर्व का भूमंडलीकरण है। रेशम मार्ग एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, आज हम इसी को जानेंगे। बहुत से इतिहासकार रेशम मार्ग को ही भूमंडलीकरण का प्रथम चरण मानते हैं। उनका यह कहना है कि जो रेशम मार्ग से जो दुनिया जुड़ी थी वह दुनिया का पहला भूमंडलीकरण था। उस भूमंडलीकरण में दबदबा था चीन का, दबदबा था भारत का। यह वही दौर था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो चलिए, ये सारी बातें और कंटेंट के अलावा कुछ रोचक बातों को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं भूमंडलीकृत विश्व के बनना, इसका दूसरा भाग। चलिए, कक्षा 10 कक्षा 10 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे भाग 2 को। भाग 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिल्क रूट, कि सिल्क रूट के माध्यम से दुनिया कैसे जुड़ी, और जब सिल्क रूट समाप्त हुआ और उसके बाद जब अमेरिका की खोज हुई तब भोजन ने किस तरह से यात्राएं की, उसको भी हम समझेंगे। चलिए देखते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भाग 2 आरंभ करते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस अध्याय को पाठ्यपुस्तक में 4 भागों में बांटा गया है। एक है वैश्विक अंतर संबंध, दूसरा है 19वीं सदी की दुनिया, जो हम 1815 से पढ़ेंगे 1914 तक। 1914 एक महत्वपूर्ण तिथि है जिस पर वर्ल्ड वार फर्स्ट यहां पर स्टार्ट हुआ था। फिर वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, और दोनों महायुद्धों के बीच हमारी अर्थव्यवस्था कैसे रही ये देखेंगे। और महायुद्धों के बाद जब भूमंडलीकरण के पतन जैसी स्थिति आई, उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे किया गया, इसको अपन जानेंगे और समझेंगे। अभी अपन सबसे पहले देखेंगे वैश्विक अंतर संबंध को। वैश्विक अंतर संबंध के अंतर्गत प्रवास की अगर हम बात करें, प्रवास की चर्चा करेंगे कि किस तरह से लोग व्यापार के लिए प्रवास करते थे, तीर्थाटन के लिए प्रवास करते थे। इसको हमने परिचय वाले पहले वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। और प्रवास ही वह चीज है जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रेशम मार्ग की, और इस भाग 2 में हम करेंगे भोजन की यात्रा की। विजय, बीमारी और व्यापार वाला जो चैप्टर है इसको हम देखेंगे भाग 3 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट से जुड़ती हुई दुनिया, इसके बाद भोजन की यात्रा, विजय, बीमारी और व्यापार। तो हमारा अध्याय शुरू होता है रेशम मार्ग से। इस रेशम मार्ग को पहला भूमंडलीकरण भी कहा जा सकता है, बहुत से इतिहासकार उसको यह कहते भी हैं, अर्थात आधुनिक युग के पहले का भूमंडलीकरण। अब यह पहला भूमंडलीकरण क्यों कहलाया, यह पहला भूमंडलीकरण कैसे था, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और इस
भाग को जब हम पूरा करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हां, हम भी इसे पहला भूमंडलीकरण मान सकते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि पहला भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के लोग आपस में जुड़ने लगते हैं। मतलब भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें लोगों का संपर्क एक दूसरे से बढ़ता है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो भूमंडलीकरण का मतलब ही है लोगों का आपस में जुड़ना। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि दुनिया भर के देश अब देश न रह करके हमारे गांव के मोहल्लों की तरह, टोलों की तरह, मजरों की तरह, पारों की तरह, फलियों की तरह हो गए हैं। अब सिल्क रूट के समय से ही यह प्रक्रिया, बल्कि उसके पहले से शुरू हो गई थी, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा। अब हमको देखना है कि सिल्क रूट के माध्यम से दुनिया कैसे जुड़ी। तो सिल्क रूट की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक काल से पहले की बात करते हैं, आधुनिक युग से पहले की बात करते हैं। आधुनिक युग मतलब अमेरिका की खोज के बाद लगभग 15वीं शताब्दी समाप्त हो रही होती है और 16वीं शताब्दी आरंभ हो रही होती है। तो उस दौर की जब अपन बात करते हैं तो दुनिया के दूर दूर स्थित भागों, अब दूर दूर स्थित भाग कौन कौन से हैं? चीन आपको दिख रहा है इसमें, भारत आपको इसमें दिख रहा है, जावा आपको दिख रहा है, सोमालिया दिख रहा है, अरेबिया, पर्सिया, इजिप्ट, यूरोप। यूरोप और इजिप्ट के बीच में आपको भूमध्य सागर भी दिखाई दे रहा है। जो आपको इस मानचित्र में दिख रहा है, पहले दुनिया इतनी ही बड़ी थी। लोगों को इतना ही पता था कि दुनिया में केवल और केवल एशिया महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप है और अफ्रीकी महाद्वीप है। 3 महाद्वीपों के अंदर ही दुनिया सीमित होकर रह गई थी। अब इन तीनों महाद्वीपों के अलग अलग छोरों पर स्थित भागों को जोड़ने वाला सबसे जीवंत उदाहरण हमको दिखाई देता है सिल्क मार्गों के रूप में। तो ये जो सिल्क मार्ग है, ये जो सिल्क रूट है, ये जो रेशम मार्ग है, यह व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का जीवंत उदाहरण माना जा सकता है। व्यापारिक उदाहरण कैसे? कि यहां से व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। चीन से कुछ वस्तुएं यूरोप जाती थीं, पूर्वी अफ्रीका जाती थीं और पूर्वी अफ्रीका और यूरोप से बहुत सारी चीजें आया करती थीं चीन और भारत। जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है, नीले रंग का जो रास्ता है उसे हम रेशम मार्ग कह सकते हैं। अब रेशम मार्ग का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्क रूट? तो जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार होता हो, रेशम मार्ग यानी रेशम का व्यापार होता हो, उस मार्ग को हम रेशम मार्ग कहते हैं। अर्थात हमको यह पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को चीन का रेशम या सिल्क भेजा जाता था और हमको यह जानकारी मिलती है कि चीन का रेशम कितना महत्वपूर्ण था, जिसकी डिमांड पूरे यूरोप में हुआ करती थी। अब अपन बात करते हैं कि सिल्क रूट से दुनिया कैसे जुड़ती हुई हमको दिखाई देती है। तो दुनिया कितनी बड़ी थी? दुनिया कुल इतनी बड़ी थी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, केवल इतनी ही दुनिया थी। इसी को हम पूरी दुनिया मान सकते हैं। और सिल्क रूट की बात करें तो सिल्क रूट एक नहीं था, सिल्क रूट अनेक थे। जो आपको ये नक्शे में दिख रहे हैं, ये स्थल मार्ग के सिल्क रूट आपको दिखाई दे रहे हैं कि चीन से चला मार्ग और चीन से होते हुए, पर्सिया होते हुए, और ये निकल गया कहां? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर से पहुंच गया वो इटली के सिसिली शहर की तरफ। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये मार्ग यहां से निकल के यहां जाएगा कुस्तुनतुनिया के लिए और कुस्तुनतुनिया से यूरोप की ओर आगे बढ़ जाएगा। अगर स्थल मार्ग से देखते हैं हम तो कुस्तुनतुनिया एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला प्रमुख बिंदु था, जहां से हम सीधे स्थल मार्ग के माध्यम से दोनों क्षेत्रों का व्यापार कर सकते थे। समुद्रों से भी सिल्क रूट गुजरता था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिल्क रूट एक मार्ग नहीं था, यह बहुत सारे मार्गों का एक नेटवर्क था। सिल्क रूट जो है समुद्र के माध्यम से भी चलता था। और आप अब देख सकते हो कि भारत की भूमिका चूंकि मध्य में है सिल्क रूट के, इसलिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था हमारा भारत देश। एशिया के विशाल क्षेत्रों को यह तो आपस में जोड़ता ही था। सिल्क रूट जो है एशिया के, अपन इस तरह से देखते हैं, ये एशिया के विशाल क्षेत्रों को तो आपस में जोड़ ही रहा है। साथ में एशिया के साथ साथ सिल्क रूट यूरोप को और यूरोप के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ने का काम करता था। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा
कि सिल्क रूट जो है वह न केवल एशियाई भागों को आपस में जोड़ रहा है, बल्कि वह साथ में यूरोप को और भारत के साथ, चीन के साथ उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ रहा है। अब आप एक चीज ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि सिल्क रूट एक ही था या अनेक रास्तों का एक जाल था, बहुत सारे रास्तों का नेटवर्क था। तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, सिल्क रूट एक नहीं था, बहुत सारे रास्तों का एक नेटवर्क था, और सिल्क रूट केवल स्थल मार्ग से, जमीन से ही नहीं गुजरता था, बल्कि समुद्री रास्ते से भी सिल्क रूट गुजरता था। चलिए सिल्क रूट के बारे में और ब्यौरा आगे देखते हैं। अब बात आती है कि रेशम मार्ग कब शुरू हुए और कब तक अस्तित्व में रहे। यदि हम सिल्क रूट के अस्तित्व की बात करें कि ये कब से रहे और कब तक चले, तो मैं आपको बता दूं कि सिल्क रूट जो है वे लगभग हान डायनेस्टी यानी हान साम्राज्य जब चीन में हुआ करता था 200 वर्ष ईसा पूर्व, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, आज से अगर हिसाब लगाएं हम तो लगभग 2500 साल पहले, तो लगभग 2500 साल पहले इनका अस्तित्व में आना शुरू हुआ और ये लगभग 15वीं शताब्दी के अंत तक बने रहे। अब सवाल ये उठता है कि 15वीं शताब्दी के अंत तक ऐसा क्या हुआ कि ये रेशम मार्ग समाप्त हो गए। तो आपको बता दें कि ये रेशम मार्ग जो है, यहां पर शुरुआत में बहुत से छोटे छोटे कबीलों का शासन हुआ करता था। इस मार्ग पर, रेशम मार्ग पर यात्रा करना बहुत कठिन काम हुआ करता था। रेगिस्तानी माहौल हुआ करता था, तकला माकन का रेगिस्तान, गोबी का मरुस्थल, ये मरुस्थलों की जो उपस्थिति थी इस मार्ग को बहुत ही ज्यादा गर्म बना देती थी। रास्ते उबड़ खाबड़ थे, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं थीं, यात्रियों को बीमार होने का डर था। अच्छा, इस रास्ते पर चूंकि यूरोप के व्यापारी भी आ रहे हैं, अरब के व्यापारी भी आ रहे हैं, चीन के व्यापारी भी आ रहे हैं, भारतीय व्यापारी भी जा रहे हैं, तो इनके बीच में भाषा भी एक बड़ा बाधा का काम करती थी। एक दूसरे की भाषा इनको समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे करके जब एक दूसरे से लोग मिलते गए, जुड़ते गए, तो भाषा का जो संपर्क था वो एक दूसरे की भाषाओं को सीख लिया और इस तरह से यूरोपीय भाषाएं एशिया में आई, एशियाई भाषाएं जो है वो उत्तरी अफ्रीका और यूरोप की तरफ गईं। तो इस तरह से ये अपने अस्तित्व को बनाए रखे। मंगोलियाई शासन की बात करें जो लगभग 13वीं और 14वीं शताब्दी में रहा। मंगोलियन साम्राज्य जो था वो चीन से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था, यानी लगभग पूरा का पूरा सिल्क रूट मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। उस दौर में सिल्क रूट अपनी समृद्धि के चरम पर हुआ करता था, क्योंकि रास्ते की सारी बाधाएं मंगोल शासक समाप्त कर दिया करते थे। उन्होंने जगह जगह सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे, मरु उद्यान बनाए हुए थे जिनमें जाकर के यात्री पानी भोजन की व्यवस्था जुटा लेते थे। इनका पतन मंगोल साम्राज्य के पतन के साथ ही शुरू हो गया। मंगोल साम्राज्य के पतन के बाद उस रास्ते में तरह तरह के छोटे छोटे राज्य ने अपना स्थान बना लिया और वे राज्य जो है लूटपाट का अड्डा बन गए। लुटेरों ने वहां पर रास्ते बना लिए, यात्रियों को आने जाने में कठिनाई होने लगी, तो सिल्क रूट कमजोर होने लगा। रही सही कसर कब पूरी हो गई, जब कुस्तुनतुनिया, जो कि मैंने बताया आपको कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला स्थलीय बिंदु एक होता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर जब ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा होगा, तुर्कियों का कब्जा हो गया, तो यूरोपियों को उस रास्ते से व्यापार करने में कठिनाई होने लगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिल्क रूट का अस्तित्व दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 15वीं शताब्दी के अंत तक बना रहा। अब चलिए देखते हैं कि सिल्क रूट से व्यापार किस किस चीज का होता रहा होगा। एक बात और बता दूं मैं, अब आप लोग सोचिए कि अगर सिल्क रूट से लोग इधर उधर आ जा रहे हैं तो वे साथ में अपना भोजन भी ले जा रहे हैं, एक दूसरे का भोजन शेयर कर रहे हैं। वहां के लोग यहाँ का भोजन देख रहे हैं, यहाँ के लोग वहां का भोजन देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे किसी परिवार के, किसी मित्र की, किसी रिश्तेदार का विवाह, शादी अगर दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र में हो जाए तो दक्षिण भारत की कल्चर हमारे उत्तर भारत की कल्चर से मिलने लगेगी। दक्षिण भारतीय संस्कृति हमारे परिवार में आ जाएगी, हमारी संस्कृति उनके परिवार में जाएगी। बस यही हो रहा था। हमारे यहां से व्यापारी भी जा रहे थे। अब व्यापारी जा रहे थे तो व्यापारियों को लूटने वाले लुटेरे भी होते थे वहां पर, और जब लुटेरे होते थे वहां पर तो उनसे बचने के लिए सैनिक भी होते थे वहां पर। उनके भोजन का प्रबंध भी होता था, रास्ते पर चलने वाले यात्री उनको भोजन प्रदान भी कर देते थे। तो इस तरह से लोगों का मेल जोल होता था।
अब आप एक चीज सोचो, यदि उस रास्ते से किसी राजा का मन हुआ जाने का तो राजा अकेला तो जाएगा नहीं, साथ में पंडित पुजारी ले जाएगा, साथ में महिलाओं को ले जाएगा, साथ में पूरे चाक चौबंद व्यवस्था ले जाएगा। तो इस तरह से उस रास्ते से न केवल व्यापार का बल्कि संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होने लगा। चलिए अपन देखते हैं कि रेशम मार्ग से रेशम के अलावा और कौन कौन सी चीजों का आदान प्रदान होता था। तो देखा आपने कि जो रेशम मार्ग थे वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 15वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में बने रहे। अब सवाल यह उठता है कि इन रेशम मार्गों से किन किन वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चीन की पॉटरी। अब पॉटरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तन। जो चीनी मिट्टी का आप लोगों के घरों में अचार वगैरह रखने के लिए जो चीनी मिट्टी के बर्तन पहले हमारी दादी माँ लोग, हमारी मम्मी लोग जो इस्तेमाल करती हैं, बस वही चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वे यूरोप जाया करते थे। अच्छा, यहां पर तो हम अचार रख रहे हैं, वहां पर भी उसकी आवश्यकता होती थी। वहां पर यूरोप की आवश्यकता क्या थी? यूरोप में चूंकि शीत प्रदेश था, वहां पर फसलें कम हुआ करती थीं, वहां पर मांस वगैरह भी जो है बाहरी दुनिया से जाया करता था, तो वहां पर मांस के टुकड़ों को मसालों में रखकर प्रिजर्व किया जाता था ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित बने रहें। इसलिए वो पॉटरी का उपयोग होता था उनको रखने के लिए। अब भारत से दक्षिण एशिया के लिए कपड़े भी जाते थे और साथ में मसाले भी जाते थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत यहां से कपड़े भी भेज रहा है, सूती कपड़े भारत से जा रहे हैं, धीरे धीरे सिल्क भी जाने लगा, चाइना से सिल्क जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतनी सारी चीजें हम भेज रहे हैं तो कुछ चीजें वहां से भी तो आती होंगी। जी हां, वहां से आता था सोना, और यही सोना भारत को समृद्ध बना रहा था। तो ये तो हो गया हमारा व्यापार। व्यापार में हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण किन किन वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। अब अगर हम बात करें कि रेशम मार्ग से सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या था, जब बात हम करते हैं कि व्यापार और संस्कृति दोनों का आदान प्रदान चल रहा है, मतलब दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। अब तो उस रास्ते से केवल व्यापारी तो जाएंगे नहीं, अगर रास्ता बन गया है तो उस रास्ते से ईसाई मिशनरियां जो यूरोप में थीं वे भारत, अफ्रीका और चाइना आना शुरू हो गई। साथ में अरब के जो मुस्लिम धर्मोपदेशक थे वे भी भारत, चीन आना शुरू हो गए, यूरोप जाना शुरू हो गए। और भारत के विशेषकर पूर्वी भारत, बिहार में बौद्ध धर्म की उपस्थिति है, वहीं पर जन्म हुआ था। तो हमारे देश का बौद्ध धर्म भी जो है वह दुनिया भर में इन्हीं रास्तों के माध्यम से फैला। ठीक है ना? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इस चित्र में कि रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार भी हो रहा है। और व्यापार क्यों हो रहा था? चीनी पॉटरी क्यों जा रही थी? वहां पर मांस को प्रिजर्व करने के लिए बर्तन चाहिए। मसाले क्यों चाहिए? उस प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया के लिए मसालों की जरूरत पड़ रही थी। तो भारत के इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, भारत के दक्षिणी हिस्सा, यहां से मसालों को भेजा जा रहा था यूरोप। इसके बाद कपड़ों की बात करें तो वहां पर जो यूरोपीय देश थे अपने लिए खुद के लिए कपड़ों का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। कपड़े भी हम भारत से भेजते थे। सिल्क की क्या आवश्यकता है भाई? वहां शीत प्रदेश है, सिल्क का कपड़ा पहन लोगे तो गर्माहट जल्दी आ जाएगी। सिल्क वजन में हल्का होता है और वजन में हल्का होने के कारण बहुत ज्यादा एक साथ पहुंचाया जा सकता है। तो सिल्क दोनों तरह का काम करता था। व्यापार में भी हल्का है, कीमत अच्छी मिल जाती थी, और वहां के शीत प्रदेशों के लिए, यूरोपीय देशवासियों के लिए कपड़ों का काम करता था। अब वहां पर कपड़े कैसे बनाते हैं, मसाले कैसे तैयार करते हैं, इसकी उनको विधि नहीं मालूम थी। उनको रेशम के कीड़े से रेशम बनाने की विधि तब तक पता नहीं थी। उनकी मजबूरी थी यूरोपियों की कि हमें यहां से लेके ही जाना है। तो इस मजबूरी का फायदा हम भी उठाते थे। बदले में हमने डिमांड की कि यदि आप यहां से कपड़ा ले जा रहे हो, बदले में आप यदि आप यहां से कपड़ा ले जा रहे हो, यदि आप यहां से मसाला ले जा रहे हो, तो बदले में सोना दो। और पूरा यूरोप का सोना भारत आ जाता था। धीरे धीरे करके भारत आने लगा। बल्कि यूरोप का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। उस साम्राज्य में एक सम्राट के दरबार में एक दरबारी हुआ करता था, भूगोलवेत्ता था, प्लीनी। वो तो अपने दरबार में बड़ा दुख प्रकट करता है और बोलता है कि दुनिया भर की सफर करने के बाद में आखिर में सोना जो है भारत में जाकर विलीन हो जाता है। यानी वो समझता था कि भारत को सोना देना कितना मजबूरी भरा काम है उनके लिए। और उसी दौर में भारत कहलाता था सोने की चिड़िया। अब इस रास्ते से संस्कृति के रूप में आपने देखा कि
तीन धर्मों का विशेषकर नाम मैंने यहां पर लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ईसाई धर्मोपदेशक, मुस्लिम धर्मोपदेशक और बौद्ध धर्मोपदेशक। इन तीनों धर्मों को ही हम वर्ल्ड वाइड वैश्विक धर्म भी कह सकते हैं। तो ये तीनों धर्मों के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हो गया सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत खान पीन भी आता है, खाना पीना भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेशम मार्ग ने लोगों के भोजन की यात्रा कैसे कराई। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रेशम मार्ग से व्यापार और संस्कृतियों का लगातार आदान प्रदान हो रहा है और यह प्रक्रिया एक साथ चल रही है। अब अपन आगे देखते हैं कि भोजन की यात्रा कैसे हुई। अभी भी आपको मानचित्र में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है इसमें हालांकि, लेकिन इसकी जो है रास्ता ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने का बाद में खोजा गया। मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका की ही जानकारी उस दौर में थी। अब अपन भोजन की यात्रा करते हैं तो विशेष करके दो उदाहरण हमारे सामने आते हैं। एक आता है स्पैघेत्ती और दूसरा आता है आलू का। तो चलिए अपन देखते हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी या मुसाफिर एक देश से दूसरे देश जाता तो जाने अनजाने में वहां पे नई फसलों के बीज बोकर आ जाता। जैसे कि हमने देखा हमारे यहां बेशर्म का जो पौधा होता है वह भारत में नहीं होता था, अमेरिका से आने वाले अनाज के साथ उसके बीज आ गए। आजकल एक गाजर घास हमारे यहाँ पूरे भारत में लगभग उत्तर भारत में तो अपन देखते ही हैं बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ये गाजर घास के बीज भी अमेरिका से आने वाले फसलों के साथ, गेहूं के साथ आए हुए थे। तो इस तरह से जाने अनजाने में मुसाफिर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कोई ना कोई फसल के बीज वहां पर पहुंच जाते हैं। संभव है कि इसी तरह से बहुत सारे खाद्य पदार्थ एक दूसरे के साथ साझा हुए हों। इनमें से अगर हम देखते हैं एक खाद्य पदार्थ जिसका मूल जन्म स्थान है चाइना और उसका नाम है नूडल्स। तो ये जो नूडल्स है इसका जन्म चाइना में हुआ। अब अगर आपसे प्रश्न आता है कि नूडल्स का जो पेरेंट कंट्री है, नूडल्स सबसे पहले कहां बनाई गई, तो इसका जवाब होगा चाइना। चाइना मतलब नूडल्स, नूडल्स मतलब चाइना। याद कर लीजिए आप इसको कि नूडल्स कहां से आए, चाइना से आए। नूडल्स कहां से आए, चाइना से आए। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अपन देखते हैं कि चाइना का जो नूडल्स है ठीक उसी तरह का मटेरियल हमको इटली में दिखाई देता है, इटली के सिसिली में। उसको बोलते हैं स्पैघेटी। मतलब ये जो चाइना का नूडल्स है ये हमको दिखाई कहां देता है, इटली। इटली का भी जो सिसिली है, जो समुद्री भाग, वहां पर स्पैघेटी के रूप में दिखाई देता है। अच्छा, सिसिली का नाम आप लोगों ने सुना होगा इसके पहले, गैरीबाल्डी याद आ रहा होगा आपको, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाला अध्याय। गैरीबाल्डी ने किस तरह से सिसिली में किसान बनकर वहां पर काम किया, अमेरिका से पैसे कमा कर आया था जब, और इसके बाद वहां पर उसने उसको जीत लिया। और जो पीटमॉन्ट का राजा था, सार्डिनिया पीटमॉन्ट का राजा इमानुअल, विक्टर इमानुअल द्वितीय, उसका जो मंत्री था कैमिलो काबूर, उस काबूर के पैर में जूता पहनते हुए दिखाया गया। जी हाँ, ये वही सिसिली है। इस सिसिली में स्पैघेटी बन गया। मतलब चीन का जो नूडल्स था वो सिसिली पहुंचकर नूडल्स क्या बन गया, स्पैघेटी। अभी तक एमपी बोर्ड ने स्पैघेटी पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो संभव है कि इस बार पूछ ले कि जो स्पैघेटी है वह किस जगह पर खाया जाता है, कहाँ का भोजन है। तो उत्तर लिख दीजिएगा, इटली आता है तो इटली, और अगर उसमें डेप्थ में जाके पूछते हैं कि इटली में किस जगह पर, तो सिसिली लिख दीजिएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि नूडल्स जो है चीन से इटली तक सीधा जंप लगा के तो गया नहीं होगा, जबकि आपको पता है कि चीन का संबंध अरेबियन व्यापारियों के साथ था और ये अरेबियन व्यापारी यूरोप जाया करते थे। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अरब में, अरेबिया में इनको कहा गया पास्ता। 5वीं सदी में यहां पास्ता पहुंचा और उसके बाद वहां से आगे बढ़ के ये हो गया स्पैघेटी। समझ में आ गया ना आपको? एक और रोचक बात मेरे को याद आई कि एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करने के लिए जो बीच के आदमी का काम करते थे, सौदागर जो थे, यानी उसको अपन कह सकते हैं बिचौलिए का जो काम करते थे, वे थे अरब व्यापारी। और अरब व्यापारी भारत से मसाले ले जाकर यूरोप में दिया करते थे, भारत से कपड़े ले जाकर यूरोप में दिया करते थे।
और यूरोप वाले ये पूछ पूछ के परेशान थे अरब वालों से कि भैया तुम लेके कहां से आते हो ये, लेकिन अरेबियन व्यापारी उनको एड्रेस नहीं देते थे। तो जब ये जो रेशम मार्ग पे मंगोल शासन खत्म हुआ, उसके बाद से ही यूरोपियंस के दिमाग में ये चीज थी कि अरेबियंस जिस जगह से ये लेकर के आ रहे हैं सीधे हम वहां पहुंच जाएं ताकि हमको ये बिचौलियों की जरूरत ना पड़े। और इस वजह से भी अमेरिका की खोज हुई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी अपन देख रहे हैं भोजन की यात्रा, जिसमें आपने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया कि चीन का नूडल्स इटली पहुंच गया। इनको भी ले जाने वाले कौन थे? अरेबियन ट्रेडर्स, अरेबियन व्यापारी, अरब के व्यापारी। और जो लेकर आए वो कहलाया वहां पे पास्ता, और वहां जाके कहला गया स्पैघेटी। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में भी नूडल्स की तरह के भोजन हम लोग करते हैं नाश्ता वगैरह में। क्या कहते हैं उसको? सेवइयां। सेवइयां हम खाते हैं ना, तो बस सेवइयों की खीर, सेवइयों का अपन नमकीन आइटम भी बना लेते हैं। तो भारत में भी हम उसका प्रयोग देख रहे हैं। जापान में इनको कहते हैं सोबा, उडीन, हियामुगी, हारू मुसे, इस तरह के विभिन्न विभिन्न नाम हैं। तो एक्चुअल क्या है? नूडल्स है। और नूडल्स उस तरफ चला गया और जापान तरफ तो वो हो गया सोबा, अरब की तरफ आ गया, भारत में आया तो हो गया सेवइयां, भारत से आगे बढ़ा तो अरब में पहुंचा पास्ता, आगे और यात्रा कर ली उसने तो बन गया क्या? स्पैघेटी। अब इन लोगों ने अपने स्वाद के हिसाब से उसमें कुछ और स्पाइसेस मिला लिए, कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला लिए, कुछ और चीजों को मिला करके और अपनी एक नई डिश तैयार कर ली, लेकिन बेस क्या था? नूडल्स का था। तो इस तरह से हमने देखा कि भोजन की भी यात्रा चली। अब अपन देखते हैं कि भोजन की यात्रा आगे और कैसे बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो नूडल्स है ये चीन से जापान की तरफ गया, तो वहां पर इसका नाम हो गया सोबा, उडीन और तरह तरह के नाम। भारत में भी आया, भारत में इसका नाम हो गया क्या? सिमई। और इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक काल के पहले, यानी अमेरिका की खोज के पहले भी बहुत ज्यादा दूर स्थित देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान चल रहा होगा। इन चीजों की उपस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं, इन चीजों की प्रेजेंस के आधार पर हम बोल सकते हैं कि केवल व्यापार नहीं, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा था, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो संस्कृतियों के आदान प्रदान के बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। अब कैसे की गई तो उसके संदर्भ में पहले अपन चर्चा कर लें। तो जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखा कि जब सिल्क रूट का पतन होने लगा और सिल्क रूट का लगभग पतन हो गया, तो यूरोपीय जो लोग थे, यूरोपीय जो राजा महाराजा थे, उनके मन में ये बात आने लगी कि जहां से मसाले आते हैं, जहां से सिल्क आता है, जहां से कपड़े आते हैं, उन चीजों को हमारे पास भी पहुंचना चाहिए या हम सीधे वहां तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए इटली का एक बड़ा साहसिक नाविक हुआ करता था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो स्पेन के दरबार में पहुंचा राजा के, और वहां उसने बोला कि हाँ मैं जाऊंगा अमेरिका की खोज, मैं जाऊंगा भारत की खोज करने के लिए और वहां से मसाले लेकर के आएंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस निकल पड़ा अपनी यात्रा के लिए और उसने एक नई दुनिया खोज ली, जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस तो ये मानता था कि मैंने इंडिया खोज लिया, लेकिन हकीकत में वो इंडिया नहीं था। चलिए देखते हैं वो था क्या। अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह, ये तीनों मिलाकर कहलाता है अमेरिका। पहले की दुनिया कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी। उस दुनिया में कौन कौन से महाद्वीप थे? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा यूरोप। पूरी दुनिया इतनी ही बड़ी थी। 15वीं शताब्दी के अंत की बात हो रही है, जैसे जैसे 15वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी। अब यहां से क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक व्यक्ति, जिसका जन्म इटली में होता है, वह स्पेन के राजा के पास जाता है और वहां से बोलता है। उस समय साहसिक अभियान करने के लिए बहुत सारे नाविक निकले हुए थे, उनमें से क्रिस्टोफर कोलंबस भी था। क्रिस्टोफर कोलंबस यात्रा के लिए आगे बढ़ा अनजान रास्ते में अटलांटिक महासागर में, और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे द्वीप पर पहुंच गया जिसे उसने भारत समझ लिया। जी हां, जबकि यह द्वीप भारत नहीं था, यही द्वीप था अमेरिका। और इस तरह से उसने उत्तर अमेरिका की खोज की। बाद में दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूह भी अस्तित्व में आ गए। यानी अस्तित्व में तो वो पहले से थे। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, फिर दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूहों के तक पहुंचने का मार्ग
यूरोपियों को मिल गया। अब मिल गया अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, कैरेबियाई द्वीप और दक्षिण अमेरिका, इन तीनों को मिलाकर कहेंगे अपन अमेरिका। अब जब ये मिल गया तो इस अमेरिका की खोज के बाद बदलाव क्या आए, अमेरिका तक पहुंचने का मार्ग लोगों को मिल गया। अमेरिका जब पहुंचे लोग तो अमेरिका से लोगों को आलू मिल गया, अमेरिका से लोगों को सोयाबीन मिला, अमेरिका से मूंगफली मिली, अमेरिका से मक्का मिला, टमाटर मिला, मिर्ची मिली, शकरकंद मिला और ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो आज से 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये जो पदार्थ थे ये हम लेकर कहां से आए, अमेरिका से लेकर आए, अमेरिका के मूल निवासियों से हमने लेकर आए। उन अमेरिकी मूल निवासियों को कहा जाता था अमेरिकन इंडियन, रेड इंडियन। अब कल्पना कीजिए कि यदि आपके पास में एक टाइम मशीन है और उस टाइम मशीन में बैठकर आप 1520, 25, 30 के आसपास 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आप पहुंच जाते हैं और अपने ही घर में अपनी ग्रेट ग्रांड दादी के किचन में जाओ और उनसे कहो कि दादी मां हमारे लिए टमाटर की चटनी बना दो, तो दादी मां कंफ्यूज होगी या नहीं होगी? और होगी तो क्यों होगी? जी हां, क्योंकि उस समय टमाटर भारत में आया ही नहीं था। आप ये कहोगे कि आलू का हलवा बना दो हमको, आलू की सब्जी बना दो हमको, आलू मिलेगा नहीं। सोयाबीन की बरी अस्तित्व में नहीं आएगी, मिर्ची हमको देखने को नहीं मिलती थी, शकरकंद जो आजकल हम उपवास में खाते हैं वो हमारे भारत के लोग जानते ही नहीं थे। तो ये सब आए कहां से? जी हां, ये सब आए अमेरिका से। और ये अमेरिका में जब मिल गए ये सारी चीजें तो यूरोपियों का जीवन बदलने वाला सिस्टम बन गया इसमें एक। इसके पहले यूरोपीय क्या थे, भोजन के लिए भी भारतीय एशियाई अनाज पर निर्भर हुआ करते थे, एशियाई क्षेत्रों से जाने वाले जानवरों के मांस पर निर्भर हुआ करते थे। और जब आलू वहां पहुंच गया, अच्छा एक चीज बताओ, हमारे यहां पर रोटियां खाते हैं हम और यूरोप के लोग ब्रेड खाते हैं, पॉपुलर वो स्पंजी बनाने के बाद। समझ सकते हो उसका रीजन क्या हो सकता है? मेरे अनुसार मुझे यह लगता है कि 1 किलो आटे से हम रोटियां बनाएंगे तो 5, 6, 7 लोग खा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग खाएंगे। यदि 1 किलो आटे से हम ब्रेड बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उससे लगभग 50-60 आदमियों का भोजन तो हो जाता होगा। तो बस यही फर्क था कि वहां पर ब्रेड खाई जाती है और हम लोग रोटी खाते हैं। मतलब हमारे यहां गेहूं बहुत होता है तो हम उसकी कीमत नहीं से पहचानते और उसका सीधा उपयोग करते हैं आटे का। और वो लोग क्या करते हैं, आटे को फुलाकर उसको और ज्यादा, उसके और अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ बनाने का प्रयास करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। यही कारण है कि वहां पर ब्रेड का उपयोग करते होंगे। तो अब वहां पर थाली में उनके अभी तक क्या था, ब्रेड, कुछ मांस के टुकड़े, यानी यूरोप के लोग एक तरह से गरीबी भरा जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे ही आलू पहुंचा यूरोप के तो दिन बदल गए। चलिए देखते हैं। ये जो सारी चीजें थी, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मिर्ची, टमाटर, शकरकंद, ये सारे आए कहां से थे? अमेरिका से, अमेरिकी महाद्वीप से आए थे। और इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया, अमेरिका का आलू यूरोप के लिए वरदान बन के साबित हुआ। हुआ क्या कि ये जो यूरोप है आपको दिख रहा है, यूरोप में भोज्य पदार्थों की विशेष कमी रहती थी, कपड़ों की कमी रहती थी। भारत से, अफ्रीका से जाने वाले, एशिया से, अफ्रीका से जाने वाले जानवर जो है, उनका मांस जो उनका भोजन हुआ करता था, यहाँ के मसालों से उनको प्रिजर्व करते थे, हमारे कपड़े उनका तन ढकते थे और इस तरह से उनका जीवन बड़ी गरीबी में, विपन्नता में बीतता था। लेकिन यूरोप में जब एक नई चीज पहुंच गई, आलू, विशेषकर आयरलैंड की हम बात करते हैं कि आयरलैंड में आलू पहुंचे। एक उदाहरण बता रहे हैं कि जब आयरलैंड में आलू पहुंचा, यूरोप में आलू पहुंचा तो गरीबों की जिंदगी में रेडिकल चेंज आ गए, आमूल रूप से बदल गई। जिनकी थाली में सूखी ब्रेड और मांस के टुकड़े थोड़े बहुत हुआ करते थे, उनके पास अब आलू पहुंचने के कारण वैरायटी आ गई। अब वो सैंडविच खा सकते थे, आलू की सब्जी खा सकते थे, टमाटर पहुंचने लगा, मिक्स पहुंचने लगा, मसाले के साथ में वो नई नई डिश बनाने लगे आलू की। और इसके अलावा भोजन अगर उनका बेहतर होने लगा तो उनकी औसत उम्र में भी इजाफा होने लगा, लोग वहां पे अच्छा खाने लगे। मतलब आप सोच सकते हो, तुलना करो कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, हम यूरोपियों के कपड़े, हम यूरोपियों को कपड़े भेजते थे तब वो कपड़े पहनते थे, हम यूरोपियंस को भोजन भेजते थे तब वो भोजन करते थे और बदले में वो हमको सोना चांदी भेजते थे, तब जाके वो लोग अपना सर्वाइवल कर पाते थे, जीविका चला पाते थे। आयरलैंड की हम बात करते हैं, आयरलैंड में आलू ने क्या चमत्कार किया और क्या वहां पर कहर ढाया, इसको अपन देखते और समझते हैं। ये आयरलैंड, आयरलैंड का नाम आपने इसके पहले सुना होगा। ब्रिटेन की अजीब दास्तान जो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में पढ़ा है,
तो ये वो आयरलैंड नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। वो जो उत्तरी आयरलैंड है जिस पर कब्जा करके ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बना था, यूनाइटेड किंगडम, और एक यूनाइटेड किंगडम बना था, वो है। ये आयरलैंड की बात कर रहे हैं हम। जब यहां पर आलू पहुंचा तो आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे, गरीब किसान थे, वो पूरे तरीके से आलू पर डिपेंड हो गए, और इस कदर डिपेंड हो गए कि आलू के अलावा कोई चीज उगाते ही नहीं थे। 1840 सन याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। 1840 के दशक में कोई एक बीमारी पड़ी जिसकी वजह से आलू जो है वह उसकी फसल खराब हो गई। जब आलू की फसल खराब हुई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए। मतलब अगर अपन बात करें 1845 से 1849, इन 45, 46, 47, 48, 49, इन 5 वर्षों में आयरिश आलू अकाल के कारण 10 लाख लोग मारे गए, और इससे दुगने लोग यानी लगभग 20 लाख से अधिक लोग आजीविका की तलाश में आयरलैंड छोड़ के, उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आलू पर किस तरह से यूरोप निर्भर हो गया था। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि सिल्क रूट क्या था, सिल्क रूट कब से कब तक अस्तित्व में रहा, वह उसका पतन क्यों हुआ, उसके पतन के बाद यूरोपियों के अंदर छटपटाहट थी कि अब हम क्या करेंगे, हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, हमको कपड़े कहाँ से मिलेंगे। उस छटपटाहट में उन्होंने भारत आने के लिए नए मार्गों की खोज शुरू कर दी। नए मार्गों की खोज की तलाश में निकले पहले कोलंबस भाई साहब आगे आए। पहुंचना था भारत, पहुंच गए अमेरिका। उनको तो यही लगा था, जब वो वहां पहुंचे तो उनको लगा इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया करके नाचने कूदने लगे वो। लेकिन एक्चुअल में इंडिया नहीं मिला। अच्छा, आज भी वहां के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्किन कलर जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, वो रेडिश टाइप का था, और कोलंबस ने उनको इंडियन कह दिया था तो रेड इंडियन कहलाने लगे। तो इस तरह से कोलंबस ने उसकी खोज कर ली अमेरिका की खोज के बाद यूरोप में आलू आ गए। आलू ने यूरोप की दिशा बदल दी। यूरोपी आलू पे इतना ज्यादा टूट पड़े कि आलू पे डिपेंड हो गए। आलू का अकाल पड़ा, मारे गए लोग और देश छोड़ के भागना पड़ा। तो इस तरह से हमने आज के इस चैप्टर में देख लिया कि भूमंडलीकरण में अमेरिका की खोज तक का चैप्टर, यानी कि हम यहां पर पूर्व आधुनिक युग के भूमंडलीकरण का पतन सिल्क रूट के माध्यम से और नए आधुनिक युग की शुरुआत को हमने इस वीडियो में देखा। तो आप लोग देख सकते हैं इस मानचित्र में, यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो पुरानी दुनिया है, ये पुरानी दुनिया केवल यूरोप, एशिया और अफ्रीका थी। अब ये दुनिया बड़ी होकर के क्या हो गई, अमेरिका के साथ भी जुड़ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 16वीं सदी आते आते दुनिया सिकुड़ने लगी। दुनिया सिकुड़ने लगी मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपको लग रहा होगा कितना विरोधाभास है ये। छोटी दुनिया थी तब आप बोल रहे सिकुड़ नहीं रही, अमेरिका और जुड़ गया तो आप बोल रहे दुनिया सिकुड़ने लगी। नहीं, दुनिया सिकुड़ने लगी से तात्पर्य था कि दुनिया का वैसा कोई कोना नहीं बच रहा था जहां पर इंसान नहीं पहुंच रहा था, एक दूसरे से जुड़ रहे थे, एक दूसरे के पास पहुंच रहे थे। यूरोपीय नाविकों ने अमेरिका की खोज की, अमेरिका तक पहुंच बन गई और अमेरिका की फसलें आने जाने लगी, और इस तरह से दुनिया जो है सिकुड़कर छोटी हो गई, लोग एक दूसरे के करीब आने जाने लगे। इसलिए कहा गया है 16वीं शताब्दी आते आते दुनिया सिकुड़ने लगी। तो आज के इस दूसरे भाग में भूमंडलीकृत विश्व का बनना में इतना ही। अगला भाग, तीसरा भाग, जिस पर हम देखेंगे कि अमेरिका की जो खोज हो गई, अब अमेरिका पर कब्जे के लिए यूरोपीय लोग क्या करने वाले हैं। अमेरिकी मूल निवासी क्या अपने आप को बचा पाएंगे? क्या ईश्वर भी नहीं चाहता था, क्या प्रकृति भी नहीं चाहती थी कि अमेरिका के मूल निवासी बचे रहें? यह सब अगर आपको जानना है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जो बहुत जल्दी आपके इसी चैनल पर आएगा। और एक निवेदन के साथ, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मन लगा रहता है, अच्छा लगता है। तो चलिए देखते रहिए ई क्लास बाय मनीष सर, और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।